वेलकम टू फेडरल कमंजन। ये है हमारी पहली वीडियो इन आवर सीरीज ऑन फेडरल इंग्लिश इंटर की। हम लोग ग्रेड 11 की इंग्लिश का पूरा सिलेबस बाय बुक एंड बाय शॉर्टकट्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ना ही हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम लोग ना रीडिंग का पार्ट और ग्लॉसरी का पार्ट करने वाले हैं, मगर ये ऑल्सो वही वाली वीडियो है जिसके अंदर हम आप लोग को दो ट्रिक्स मेनली सिखाएंगे, जहां पर आप अपनी रीडिंग भी और आप अपनी जो ग्लॉसरी के अंदर जो अल्फाज याद करने होते हैं, समझने होते हैं, सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करने आना होता है, इसको आप कैसे स्पीड जो है ऑटोमेटिकली डबल कर सकते हैं। शुरू करने से पहले जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बट देन ऑल्सो अगर आपको हमारा शॉर्टकट और एग्जाम फोकस्ड के तरीके अगर पसंद आए तो ज़रूर ये जो स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट आप लोग ज़रूर कर सकते हैं फॉर क्वेश्चंस एंड मोर। अगर हम चैप्टर के साथ शुरू करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये चैप्टर किसके बारे में है। ये फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान, यानी कि खानदान पाकिस्तान के अंदर जो होते हैं उनके अंदर क्या वैल्यूज होती हैं, उनके अंदर क्या इखलाकात होते इखलाक होते हैं, किस तरीके से जो है रिस्पेक्ट का ये जो आइडिया है वो देखा जाता है खानदान के अंदर। अगर हम रीडिंग के ऊपर आते हैं तो देखिए, रीडिंग के अंदर जो है ना, बुक कुछ जगहों पे बहुत ही अच्छी होती है, कुछ जगहों पे बुक एकदम बेकार होती है। ये वाली एक ऐसी जगह है जहां पर किताब जो है वो असल में अच्छी है, यानी कि यहाँ पर ये किताब जो है हमें शुरू में ही ऐसे दो सवाल दे रही है जिसके ऊपर अगर हम फोकस करके अगर पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ने की जो जो सलाहियत है वो काफी बेहतर हो जाएगी। कैसे? अगर आप देखें तो पहला सवाल है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैमिली, यानी कि फैमिली जो कहते हैं ये होता क्या है, यानी कौन आइडिया क्या है भाई, फैमिली खानदान का आइडिया क्या होता है। और दूसरा क्या है जी कि खानदान जो होते हैं उनके अंदर कैसी ऐसी चीजें पाई जाती हैं, यानी कि खानदान की वैल्यूज क्या होती हैं, खानदान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा अल्फाज है जो कि मैंने अभी अभी नया नया इस्तेमाल किया। अब जब भी मैं नए नए अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज का बड़ा बड़ा गौर से ध्यान लें। वो ये है कि आप लोग के पास जो है एक नोटबुक या जर्नल होनी चाहिए साथ। जैसे अभी मेरे साथ ये एक स्टिकी नोट, मैं हमेशा जो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैं हमेशा लिखता हूँ। लिखने का मेरा क्या यानी रीजन है, वो ये है कि एक तो ये है कि लिखने से आपको ना ही वो अल्फाज का एक ग्रिप आ जाता है कि अच्छा ये अल्फाज को स्पेल कैसे करेंगे, बट देन ऑल्सो दूसरी चीज ये है कि आपको नोट डाउन इसलिए करना है ताकि आप दो चीजें कर सकें। या तो आप चैट जीपीटी पर चले जाएं और आप सीधा सीधा चैट जीपीटी से ये लिख के पूछें कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो अल्फाज जो ऊपर लिखा हुआ है, इन सिंपल रोमन उर्दू। सही है जी। इसे रोमन उर्दू क्या होती है जी? रोमन उर्दू वो वाली जुबान होती है जो कि हम व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हाई ये ना करो, बॉस लेट हो जाऊंगा वगैरह। या तो आप ये वाली चीज कर सकते हैं, या तो आप एक और चीज ये कर सकते हैं कि सीधा सीधा गूगल पर जाएं और गूगल पर ये वाला अल्फाज लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग, और उसके अंदर जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, मैं माने के ऊपर नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखकर जो ना उसकी मीनिंग आप खुद दरियाफ्त करें। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रट के, मीनिंग्स रट के आप लोग को अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं आना। आप कभी भी जब भी आप उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं आपको नहीं पता होता कि अच्छा जी अगर मैं बोल दूं चश्मे का क्या मतलब है, तो आप मुझे ये नहीं बताते कि हाँ जी चश्मे वो दो डंडियां हैं जो कि एक और डंडी के साथ मिलती है, जिसके अंदर दो दो शीशे होते हैं जो कि किसी इंसान की बिनाई की ताकत वापस क्या बोलते ला देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं बोलोगे। आप सीधा सीधा बोलोगे यार चश्मे ग्लासेस होते हैं यार, मुंह पे लगाते हैं, उनसे क्या बोलते हैं देखना नजर आ जाता है जिन लोगों की नजर कमजोर होती है। बस उतना ही करना है। हमें ज्यादा फॉर्मल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर भी वो आपको हर हर अल्फाज की फॉर्मेलिटीज के ऊपर नहीं जज कर रहा होता। एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के अंदर वो आपको इसके अंदर जरूर क्या बोलते हैं नोट डाउन करना होता है कि अच्छा आपको कितने अल्फाज इस्तेमाल करना आते हैं। अच्छा जी, विद दैट सेड अब हम अगर रीडिंग से आगे बढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने एक अल्फाज बोला था, आप जरूर वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं कि अच्छा उस अल्फाज का माने क्या है। अच्छा जी, अब अगर हम आते हैं, इन दो सवालों को हम रखेंगे अपने सर के अंदर। सही है जी, ये है हमारे क्या जी, ये है हमारे क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको मैं क्वेश्चंस की तरीके से इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ,
In Pakistan, family is a bond of relationships which strengthens the relationships of a family. अब अगर आप इस जुमले को देखें तो ये जुमले को आप जो है ना तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो कि पहले कॉमा के पीछे है, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर की बात। एक है जी जो कि कॉमा के बाद और दूसरे कॉमा के पीछे। कि फैमिली क्या है जी? फैमिली है बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। और तीसरा हिस्सा क्या है जी जो कि आखिरी हिस्सा है, विच स्ट्रेंथेंस द रिलेशनशिप्स ऑफ अ फैमिली। इस जुमले के अंदर ये यही बताना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर पहला हिस्सा हमने डन कर लिया, सही है, पहले हिस्से को मैंने समझा दिया। पाकिस्तान के अंदर फैमिली जो है वो बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप्स है। बॉन्ड का क्या मतलब होता है? बॉन्ड देखो बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, अगर आप लोग केमिस्ट्री या बायो भी पढ़ रहे हैं तो पता होगा। मगर बॉन्ड का जो अल्फाज है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है जरूर आप लोग सर्च कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी अभी आप लोग को समझाया था। कॉन्टेक्स्ट पर क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग का अल्फाज का मतलब माने जो है वो स्टैब्लिश्ड होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है जी? जैसे आपका कजिन के साथ अपना एक बॉन्ड है, माई कजिन, माई बेस्ट फ्रेंड, सही है, ये सारे के सारे आपके बॉन्ड्स होते हैं। मगर फैमिली कैसे फिर अलग है? फैमिली अलग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक बॉन्ड नहीं है। ये सिर्फ एक कजिन के साथ, एक बहन के साथ या भाई के साथ नहीं है, रादर ये बॉन्ड है ऑफ रिलेशनशिप्स। मतलब कि प्लूरल इस्तेमाल किया गया रिलेशनशिप्स के अंदर। यानी कि अगर एक फैमिली है तो फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं, भाई भी है, सिस्टर भी है, सही है, कजिन भी है, पेरेंट्स भी हैं, वगैरह वगैरह। और फैमिली जो है इसी को ही कहते हैं। क्या है जी? फैमिली जो है ये पूरा का पूरा बॉन्ड है। अच्छा जी, अब ये तो रहा हमारा दूसरा जुमला। तीसरा जुमला क्या है? विच स्ट्रेंथेन्स द रिलेशनशिप्स ऑफ अ फैमिली। यानी कि फैमिली की ये जो फैमिली जो होती है वो जो स्ट्रेंथन करती है यानी ताकतवर बनाती है किस चीज को? रिलेशनशिप्स को ऑफ अ फैमिली। क्या मतलब? कि अगर मेरा एक भाई है तो क्योंकि भाई मेरा फैमिली में है तो मेरा भाई के साथ जो ताल्लुक है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सही हो गया जी। आप लोग जरा नोटिस कर रहे होंगे एक चीज, और वो ये है कि ना ही मैं इस वाले सेंटेंस के अंदर मैंने इसको तीन तरीकों से तोड़ा, क्योंकि तोड़ना जरूरी होता है हमें समझने के लिए। इन पाकिस्तान तो मैंने समझा दिया, फिर बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप भी समझा दिया, मगर विच स्ट्रेंथेंस द रिलेशनशिप ऑफ फैमिली भी समझा दिया। तीन हिस्से में तो मैंने तोड़ा तोड़ा जरूर, मगर ऑल्सो आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, और वो ये है कि यहाँ पर जो ना थोड़ी रेपिटेशन आ रही है। किस तरीके से? भाई हम सबको पता है कि यार कि फैमिली क्या होती है। हम सबको पता है फैमिली बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप से, चलो जी हमें पता है फैमिली होती क्या है, हमारे दिमाग में है तस्वर कि क्या होता है। किताब ने एक अलग इस्तेमाल किया अल्फाज उसी तस्वर को पेश करने के लिए कि हाँ भाई जिस भी तरीके से हम जानते हैं ना फैमिली को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। तो आपका काम क्या हुआ यहाँ? आपका एक सिंपल सा काम है, आप जब भी पढ़ें किसी भी चीज को, अपने तौर पर आप एक चीज समझ लें कि अच्छा मेरे मेरे पास क्या आइडिया है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि फैमिली क्या होती है, तो एक तरफ ये रखें। दूसरी तरफ जो आप असल में जो किताब में लिखा हुआ है ना उसको देखें, और फिर आपस में एक जोड़ बनाएं। जोड़ बनाएं कि ये मुझे पता है, ये किताब में लिखा हुआ, अच्छा जी अब इस चीज को जोड़ते हैं। अच्छा जी, अब ये तो पहले सेंटेंस के साथ तो मैंने कर लिया, अब अगले सेंटेंस के साथ देखते हैं। फैमिली मेंबर्स लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ये जी क्या बता दिया जी इन्होंने? अगर आप लोगों ने पॉज करके कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब देखा होगा तो इन्होंने फैमिली मेंबर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक बता दिया जी हमें। फैमिली मेंबर्स का क्या बता दी? एक क्वालिटी बता दी जी कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, बगैर किसी तवक्कात के, कि बगैर किसी ओ नहीं यार उसने मुझे ईदी में 50 रुपए दिए थे अब मैं उसकी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता फैमिली के अंदर। उसने 10 रुपए भी दिए हो आप उसकी इज्जत। अच्छा अच्छा। द टेनेट्स ऑफ इस्लाम फर्दर स्ट्रेंथेंस दिस बॉन्ड। मतलब कि जो इस्लाम के जो 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 पिलर्स आप कह लो, जो कवानीन जो होते हैं, यानी जो एसेंस होती है, जो नुक्ते होते हैं जो कि इस्लाम हमें सिखाता है, वो बाकायदा जो है इसी चीज को ज्यादा ताकत देते हैं। किस चीज को ताकत देते हैं? बॉन्ड को ताकत देते हैं। किस बॉन्ड को? दिस बॉन्ड को। दिस क्या चीज है? फैमिली। किसके बारे में बात हो रही है? फैमिली के बारे में बात हो रही है ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा? फैमिली से। सही है जी। The existing family ties based on selflessness are well watered by the injunctions of Islam. क्या मतलब जी इसका? कि the existing family ties, existing का क्या मतलब होता है? जो कि अभी है,
मतलब कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जी आ, आ, क्या हमारे पास अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ जी कि जो आजकल की जो गर्मी है वो बहुत ही बुरी है, तो मैं ये जरूर कह सकते हो कि द एग्जिस्टिंग हीट is is tremendous. The existing heat is tremendous. मैं ये कह सकता हूँ। existing का क्या मतलब होता है? जो कि अभी है। तो इधर क्या बताया जा रहा है कि the existing family ties, मतलब कि जो अभी आपके जो फैमिली के जो टाइज हैं, मतलब आपकी भाई या बहन या अम्मी या अब्बू, वो जो है जी क्या होते हैं? बेस्ड ऑन सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का क्या मतलब होता है? एक होता है सेल्फिश, कि हर इंसान जो है ना वो अपने बारे में ही सोचता हो, अपने ही मुफाद के लिए हर चीजें करता हो। सेल्फलेसनेस का मतलब ये होता है कि वो इंसान अपने मुफाद के लिए नहीं, दूसरों के मुफाद के लिए हर चीज करता हो। तो इधर क्या लिखा हुआ है जी? दी एग्जिस्टिंग फैमिली टाइज, मतलब कि आपके जो फैमिली के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कि बेस्ड ऑन सेल्फलेसनेस, जो कि अपने मुफाद के लिए नहीं, दूसरों की बेहतरी के लिए जो होते हैं, वो क्या है जी? आर वेल वाटर्ड बाय द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। आर क्या जी? वेल वाटर्ड। अब देखो यार, वेल वाटर्ड का अगर मैं एकदम डिट्टो एग्जैक्ट मीनिंग निकालूं, तो तुम लोग तो बोलोगे जी वेल वाटर्ड का तो मतलब ये होगा ना कि अच्छे से पानी डाल देना। वही होगा ना, अगर अगर आपके फादर पूछते हैं कि अली, डिड यू वाटर द प्लांट्स, मतलब कि क्या आपने पौधों में पानी दिया, तो अगर आप बोलते हो यस फादर दे आर वेल वाटर्ड, मतलब कि उन यानी अच्छे से पानी दिया भाई जी उन्हें। ये तो ये वाला मतलब हो गया। तो इधर क्या मतलब होगा? अगेन, हर चीज जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होती है, इसलिए मैं कहता हूँ बकायदा जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक माने याद करने की कोशिश ना करें, उसकी वाइब देखें उस अल्फाज की या उस फ्रेज की, और उसको देखें कि वो जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है। आर वेल वाटर्ड का मतलब है इधर, अगर मैं वेल वाटर्ड को हटा दूं और अब मैं इस जुमले को कंप्लीट करने की कोशिश करूं, मैं किस तरीके से करूंगा? दी एग्जिस्टिंग फैमिली टाइज बेस्ड ऑन सेल्फलेसनेस आर डैश बाय द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम का क्या मतलब है? इस्लाम के कवानीन या इस्लाम के की नुक्ते जो वो हमें सिखाते हैं, इस्लाम के लेसन्स। मैं ये कह सकता हूँ ना कि यार दी एग्जिस्टिंग फैमिली टाइज बेस्ड ऑन सेल्फलेसनेस आर टॉट बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, मतलब कि इस्लाम हमें सिखाता है इसके बारे में। ये भी आप कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि इस्लाम इनको हमें काफी जरूरी बताता है। अभी के लिए इतना ही समझो। देखो अगेन, तो आप वेल वाटर्ड को अपने दिमाग में ये रख सकते हो कि जी इसका मतलब ये हो सकता सही है कि बहुत ही जरूरी या अच्छे से सिखाए हुए हुए। इसको मैं जानबूझ के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो आधे से ज्यादा आप लोग को पढ़ना आता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे अल्फाज या ऐसे अल्फाज जो कि आपने कभी पढ़े नहीं होते उनको पकड़ के बैठकर आप समझ लेते हैं कि हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है। जबकि नहीं भाई, आधे से ज्यादा अंग्रेजी के अंदर जो गेम होता है वो तुक्के, प्रैक्टिस, तुक्का अगेन, इसका होता है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद से एक हिस्सा हमारा पहला ये हो गया, वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स का क्या मतलब है? हमें अपने वालिदैन की खिदमत या उनकी टेक केयर करना काफी जरूरी है, स्पेशली इन देयर ओल्ड एज। मतलब कि क्या जी कि स्पेशली मतलब बहुत ही जरूरी हो जाता है इस, यानी वी मस्ट लुक आफ्टर पेरेंट्स वाली चीज बहुत ही जरूरी स्पेशली तब हो जाती है जब वो बूढ़े हो जाए। when they are gone perish minded, when they are gone perish minded। अब when they are gone perish minded का क्या मतलब है जी? कि जब वो थोड़े ऐसे मिजाज के हो जाएं जहां पर वो यानी आपको पता है ना कि बूढ़ों का मिजाज कैसे होता है? जरा वो एक फुर्सत में नहीं होते, मगर कभी कभार फुर्सत में भी दिखते हैं। कभी कभार नर्वस भी हो जाते हैं, कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभार स्ट्रेस बहुत हो जाता है उन्हें, बड़े जब हो जाते हैं आपके बारे में वरी कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, ये उसकी बात होती है व्हेन दे आर गॉन पेरिश माइंड। अच्छा जी, इट कैन बी सेड दैट यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फैमिली वैल्यूज। क्या मतलब जी? कि इट कैन बी सेड का क्या मतलब है? कि ऐसा भी कहा जा सकता है, दैट का मतलब कि यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन, मतलब कि जो ऐसी यूनिवर्सल टीचिंग्स का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि हर हर सिचुएशन में सच हो। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2+2=4, तो वो हर जगह पर सच होगा, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वैसे ही यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन का मतलब ये है कि हमारे मजहब की एक ऐसी चीज जो कि हर
जगह पर जो है वो सच होगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजें, वो वाली चीजें जो हमारा मजहब हमें सिखाता है, वो क्या है जी, वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारी फैमिली वैल्यूज के। मतलब कि वो काफी जरूरी है हमारे खानदान को समझने के लिए, हमारे तसव्वुर खानदान को समझने के लिए। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ 2। अभी तक इतना कुछ मुश्किल तो नहीं है, मतलब कि आधे से ज्यादा ये जो चीजें हैं, देखो यहाँ वेल वाटर्ड के अंदर हमने तुक्का मारा। सही है जी। यूनिवर्सल टीचिंग्स मैंने आप लोगों को किस मिसाल से समझाया, 2+2 के पहले बताया, उसके बाद इधर से जुड़ा दिया। सही है जी। पेरिश माइंडेड भी आप लोगों ने अगेन थोड़ा सा तुक्का ही मारा है ना। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया पेरिश का एकदम एग्जैक्ट क्या मतलब होता है वगैरह वगैरह। देखो अभी तक रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह से सही चल रही है, ज्यादा कुछ मुश्किलात नहीं आ रही, हमें समझ आ रहा है भाई क्या लिखा हुआ है, यही करना होता है। आगे बढ़ो। People in Pakistan mostly follow the joint family system and live their lives with their parents. पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अक्सर, मोस्टली का क्या मतलब होता है, अक्सर फॉलो क्या चीज को करते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम को। जॉइंट फैमिली सिस्टम तो आई एम प्रीटी श्योर सारे जानते होंगे, जहां पर अम्मी अबू भी रहते हैं, भाई भी रहती हैं, भाभी भी रहती हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं साथ, वगैरह वगैरह। एंड लिव देयर लाइव्स मतलब कि वो अपनी जिंदगी जीते हैं अपने वालदैन के साथ, अपने वालदैन के साथ। सेट है, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। दे गिव मच रिस्पेक्ट टू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सही है। एंड पे ड्यू अटेंशन टू फैमिली वैल्यूज। इसको जरा समझते हैं जी, कि दे गिव मच रिस्पेक्ट, दे गिव मच रिस्पेक्ट, उनके वो काफी इज्जत देते हैं। किस चीज को देते हैं जी इज्जत? अपनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या होते हैं? कस्टम्स वो वाली चीजें होती हैं, रिवाज कह सकते हैं हमें, सही है। कस्टम्स, रिवाज हम कहते हैं एक ऐसी चीज जो कि हर बंदा करता ही है। बहुत लोगों के पास शादी के अंदर रिवाज होते हैं जी, के मुंह मिठाई, वो सारी की सारी चीजें, उन्हें कस्टम्स कहते हैं। ट्रेडिशंस जो होते हैं, ट्रेडिशंस भी कस्टम्स की ही तरह होते हैं। ये यहाँ तक कि अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि कस्टम्स का कोई दूसरा मुझे अल्फाज बता दो, तो आप ट्रेडिशंस ही बोलो। तो वही चीज है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल किए जैसे वगैरह वगैरह की तरह, मतलब कि दोनों एक ही तरीके के जुमले हैं, उन्होंने बस एंड के बीच में दोनों को जोड़ दिया ताकि जुमला जरा लंबा हो। हमने खुद इतनी कोई लंबी चीज नहीं करनी। पे ड्यू अटेंशन टू फैमिली वैल्यूज, क्या कौन? एंड दे पे ड्यू अटेंशन टू फैमिली वैल्यूज, मतलब कि वही लोग जो कि कौन लोग, दे लिखा हुआ है यहाँ पर भी, दे लिखा हुआ है, क्या जी, दे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वो किसको कह रहे हैं? वो दे कह रहे हैं पीपल। ठीक है, पीपल इन पाकिस्तान। हमेशा रीडिंग के अंदर एक और चीज याद रखना कि जुमला बा जुमला जो है ना पढ़ी जाती है रीडिंग। सही है। बहुत सारे जो लोग ऐसे करते हैं ना कि हाँ भाई वो पहला जुमला समझ नहीं आया, अगले पे पढ़ गए, वो अगले आगे वाली चीज भी नहीं समझ आएगी। अगर आपको पहला वाला जुमला नहीं समझ आया तो दूसरा वाला जहां पर लिखा हुआ है दे गिव मच रिस्पेक्ट, कौन है भाई दे, और समझ ही नहीं आ रही, इसलिए जरा आराम आराम से पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम, मतलब कि द वैल्यू का क्या मतलब होता है? मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भाई इस गाड़ी की जो है ना बहुत वैल्यू है, तो आप मुझसे बोलोगे ना सर किस किस हिसाब से वैल्यू है, क्या है? इस हिसाब से वैल्यू है कि ये बहुत पैसे की है और मैं इसे बेचकर जो है जी काफी और पैसे कमा सकता हूँ, या जी इस हिसाब से वैल्यू है कि इसके अंदर मैं अपने पूरे सात मेंबर का खानदान जो है उसको बैठा सकता हूँ। हर चीज की एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक एडवांटेज होती है जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि दी एडवांटेज या फिर द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम, सही है जी, हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि इसने काफी एक जरूरी रोल प्ले किया है किस चीज का? इन इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ लिविंग, सोशल रोल, चॉइस ऑफ प्रोफेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, अब थोड़े जो है ना हमें जरा थोड़े थोड़े बड़े बड़े अल्फाज आए, मुश्किल नहीं, बड़े बड़े अल्फाज है, क्योंकि ये सारे के सारे इनके मतलब आपको पता है। ये सिर्फ लंबी होगी बोलने में, इसलिए जरा आप लोगों को मुश्किल लगे। तो क्या मतलब चीज है इसका? ये मतलब है कि द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम, मतलब कि हमारे पास जो फैमिली सिस्टम है, क्या फैमिली सिस्टम है जी? जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इसको ये लोग क्या कह रहे हैं जी? स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम कह रहे हैं इसको। चलो जी सही है। स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम जो है, इसकी एडवांटेज क्या है जी? कि इसने हमें इन्फ्लुएंस किया है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस का अगेन अगर आपको जिस भी अल्फाज का मतलब जरा मुश्किल लगे, पॉज, चैट जीपीटी पर चले जाएं, वही वाली वो मेरी टेम्पलेट को वो कर लें कि एक्सप्लेन दिस इन रोमन उर्दू, या फिर आप गूगल पे चले जाएं और उसके देख लें कि जुमले कैसे इस्तेमाल। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मैंने जो है ना आज मैंने कबाब चीज खाया था भाई,
और बहुत अच्छा लगा था भाई मुझे तो, और भाई बहुत सस्ता भी हो गया भाई, बहुत 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 अच्छा है। आपका भी दिल चाहेगा ना कि यार आप कबाब चीज खाओ। मैं उस वक्त क्या कर रहा हूँ आपको, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि आप कबाब चीज खाएं। मैं आपका दिल बदल रहा हूँ, मैं आपको माइल कर रहा हूँ उस चीज की तरफ। तो ऐसा हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जी कि जो स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम होता है ना, इसने इन्फ्लुएंस किया है। इन्फ्लुएंस किसको किया है, या बल्कि क्या चीज को किया है? एन इंडिविजुअल्स वे, मतलब किसी भी एक शख्स का, क्या जी, वे ऑफ लिविंग, मतलब वो हमारे फैमिली सिस्टम्स ने आ, किसी भी शख्स को इन्फ्लुएंस किया है कि वो अपना जिस तरीके से वो जीता है। सोशल रोल का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से वो आपस में अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, और जिस शोबे में वो जॉब करता है, और जिस तरीके से वो फैसले लेता है, इन सारी जगहों पर, इन सारी की सारी जगहों पर हमारे फैमिली सिस्टम ने इन्फ्लुएंस किया। सही हो गया जी। तो आप बोलेंगे जी क्या मतलब, कैसे? देखो, अगर किताब में नहीं लिखा हुआ ना कैसे, तो हमें जाने की तो जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ समझाने के लिए बोल दूं, तो भाई वो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में लेट्स से आपके भाई जो है, आपके भाई आपके साथ ही रहते हैं, और आपने देख लिया आपके भाई आपके साथ ही रहते हैं, और आपके भाई के पास बहुत पैसा आ रहा है। पता चलता है जी आपके भाई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आप भी जब बच्चे थे, आपने तब से ही जी आपको, आप क्या जी, आप इन्फ्लुएंस हो गए अपने चॉइस ऑफ प्रोफेशन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, कि भाई मैंने भी जब बड़ा होना है ना, मैंने सीए बनना है। सही है। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी वही, अगर आपका भाई जी कबाब जी की बड़ी तारीफ कर रहा है, तो आप भी अगली बार जब अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए जाएंगे, आप भी बोलेंगे नहीं भाई चलो कबाब जी से खाते हैं, डिसीजन मेकिंग में आ रहा है भाई। मिसाल थी, अ स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट, अगला सेंटेंस, अ स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट क्रिएट्स अ सेफ, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव प्लेस फॉर ऑल मेंबर्स टू थ्राइव। एक मजबूत जो खानदान का जो यूनिट होता है, फैमिली यूनिट का क्या मतलब है भाई, फैमिली यूनिट का मतलब वही है, अ स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट का मतलब यही होता है भाई, वो वाली फैमिली जो कि एक साथ रह रही हो। अब हमें तो पता है यार, सारी फैमिलीज यूजुअली अक्सर तो एक साथ ही रहती हैं, है ना? मगर वो कभी कभार किताब लंबी करती है, उसको समझ लिया करो। यूनिट, अब हो यूनिट का क्या मतलब है उसके ऊपर ना इतना वो कंफ्यूज ना हो जाना। क्या जी, क्रिएट्स अ सेफ, मतलब कि एक अच्छा, एक 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 सेफ, मतलब कि जहां पर आप थ्रेटेंड नहीं है। थ्रेटेंड एक अलग अल्फाज है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। पॉजिटिव मतलब जहां पर आप खुश रहें, जहां पर खुशहाली हो, जहां पर हंसी हंसमुख एक माहौल हो। एंड सपोर्टिव प्लेस, सपोर्टिव प्लेस का मतलब क्या जी, जहां पर आपको सपोर्ट मिले। अब्बू मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब्बू ये नहीं कहते बेटा तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, अब्बू ये कहते हैं चलो बेटा माशाल्लाह, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। राइट, वो सपोर्टिव जो एक होता है। तो इधर क्या कह रहे हैं कि एक मजबूत जो खानदान होता है, वहां पर सेफ्टी भी होती है, वहां पर खुशहाली भी होती है, और वहां पर सपोर्ट भी होता है। किनके लिए? फॉर ऑल मेंबर्स, फॉर ऑल मेंबर्स। क्या करने के लिए? टू थ्राइव इन। थ्राइव इन का मतलब क्या होता है? थ्राइव इन का मतलब आप कह लो ग्रो, या या एकदम मस्त तरीके से जो है ना, उगना, जीना। सही है। अगर मैं आपसे बोलूं जी कि अगर आप यूएस जाएंगे ना, तो आप बड़ा थ्राइव करेंगे वहां। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई बाहर की कंट्री में जाते हैं, तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप थ्राइव करते हैं ना वहां पर। आप उनको आप यूटिलाइज करते हैं। अ, अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है? दे आर एबल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, देखा यही वाला अल्फाज वापस आ गया। एंड लिव टुगेदर इन अ फेयरली हेल्दी मैनर। दे आर एबल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। अब यूटिलाइज का क्या मतलब है? यूटिलाइज का सिंपल सा मतलब है भाई, अ, किसी भी चीज का इस्तेमाल करना, उसको यूटिलाइज कहते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं जी? रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी चीज जिसकी तुम्हें जरूरत हो। तुम्हें पेट्रोल की जरूरत होती है ऑफिस जाने के लिए, तुम्हें खाने की जरूरत होती है, तुम्हें पानी की जरूरत होती है, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सारी की सारी चीजें क्या होती है? रिसोर्सेज होती है। तो इधर क्या कह रहे हैं कि दे आर एबल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। कौन है दे? कौन है दे? दे कौन है? दे वही है, अ स्ट्रॉन्ग फैमिली के अंदर जो लोग हैं। पिछला वाला सेंटेंस हमेशा देख लिया करो। स्ट्रॉन्ग फैमिली के अंदर जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो यूटिलाइज करते हैं अपनी रिसोर्सेज, इस्तेमाल करते हैं अपनी जो भी चीजें होती हैं उनके आसपास, और साथ रहते हैं इन अ फेयरली हेल्दी मैनर। फेयरली का मतलब क्या होता है कि फेयरली का मतलब होता है जी, मतलब एक अच्छे तरीके से कह रहे हो। हेल्दी मैनर, हेल्दी का मतलब जी काफी एक तंदुरुस्त तरीके से वो रहते हैं एक साथ, अच्छे तरीके से रहते हैं एक साथ। ईच मेंबर ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली, ईच मेंबर ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली, हर वो एक मेंबर एक पाकिस्तानी फैमिली का, हैज रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर फैमिली मेंबर्स। इधर जो है ना, ये एक बहुत एक अच्छा एक क्या कर रहे हैं, क्लेम मेक कर रहे हैं। क्लेम क्या कर रहे हैं जी? ये क्लेम ये कह रहे हैं कि हर इंसान जो कि एक पाकिस्तानी फैमिली के अंदर रहता है,
उसके लिए अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए एक इज्जत होती है। द ग्रैंड पेरेंट्स, जो के जो दादा, फॉर्म अ सेंट्रल बीकन इन अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली। सही है। दे आर ट्रीटेड विद रेवरेंस एंड होल्ड इन अथॉरिटेटिव प्लेस। ये मैंने जानबूझ के जो है ना जुमला एक साथ पढ़ा है, दो जुमले एक साथ पढ़े क्योंकि समझ आ जाता है। पहला जुमला कभी कभार दूसरे वाले जुमले को अच्छे से समझा रहा होता है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं आगे वाला जुमला। क्या जी? द ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म अ सेंट्रल बीकन। अब सेंट्रल बीकन क्या है यार? सेंट्रल बीकन, चलो जी, अगर मैं कह लूं बीकन, बीकन का अल्फाज जरा मुझे अजीब लग रहा है, मैं बीकन को हटा देता हूँ जी, सेंट्रल लगता हूँ सिर्फ। क्या आ रहा है मेरे दिमाग में? द ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म अ सेंट्रल डैश इन अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली। अब मैं डैश को भरूंगा नहीं, मैं अपने आप से पूछूंगा यार क्या मैं इसका मतलब ये निकाल सकता हूँ कि यार जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो दादा नानी दादी नाना, ये जो होते हैं ना, ये सेंटर में होते हैं फैमिली के, ये जो है ना बीच में होते हैं खानदान के, सारी जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें ये लोग कर रहे होते हैं। क्या आप ये कह सकते हो? हाँ, कह सकते हो। एकदम आपको ये पता चलेगा कि जब भी आप कह रहे होते हो ना कि कोई भी बंदा, कोई भी चीज एक सेंट्रल बीकन फॉर्म करता है, उसका मतलब यही होगा। आपके तुक्के एकदम सही लगेंगे जब आप गौर से, स्मार्टली, शॉर्टकट के तरीके से तुक्के लगाएंगे। सेंट्रल बीकन का मतलब होता है एक ऐसी जगह में वो है जो कि बीच की हो, जो कि बीच की हो, जो कि जहां से सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट फैसले हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम क्या जी? सेंट्रल बीकन। अच्छा जी। अब अगर हम देखें तो आगे क्या है, इन अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली। देखो ट्रेडिशनल का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि मॉडर्न का उल्टा। देखो मॉडर्न जो फैमिलीज हैं वो क्या है, वो जॉइंट नहीं है, वो अलग अलग रहती है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम किन की बात कर रहे हैं? जो पुरानी तरीके की जो है, जिस तरीके से चलते हुए आ रहे हैं खानदान, उस तरीके के खानदानों में ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं काफी सेंट्रल पीकन में आते हैं। अब क्या आ रहा है जी? दे आर ट्रीटेड विद रेवरेंस। रेवरेंस का क्या मतलब है? रेवरेंस का मतलब अगर मैं तुम लोग को आसान माने में बताऊं ना, रिस्पेक्ट है। इसका मतलब है रिस्पेक्ट। वो कभी कभार बस होता है ना जरा औखा सा जी, जरा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जरा यू नो अच्छा जरा हमें देखा जाए, ये वही वाली चीज है, रिस्पेक्ट और रेवरेंस एक ही चीज होती है। अच्छा जी, ये क्या है? अथॉरिटेटिव प्लेस, एंड दे होल्ड एन अथॉरिटेटिव प्लेस। अब अथॉरिटेटिव प्लेस का मतलब ये होता है एक ऐसी जगह पे वो होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जहां पर उनके पास अथॉरिटी हो, जहां पर उनके पास ताकत हो। किस चीज की ताकत हो जी? अगेन खानदान में जो भी इंपॉर्टेंट जो फैसले हो रहे होते हैं उसकी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री का, वो क्या करता है? वो एक अथॉरिटेटिव प्लेस को होल्ड कर रहा है, तो मैं सही होऊंगा, उसके पास अथॉरिटी है। तो इसे इसका ये मतलब। अच्छा जी। अब अगर हम आते हैं, दे वर्क टुगेदर विद अदर एल्डर फैमिली मेंबर्स। दे वर्क टुगेदर। अच्छा जी, अब मैं एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूंगा, दे कौन है? दे कौन है? दे वही है, दे ग्रैंड पेरेंट्स है। पिछला वाला सेंटेंस देखो, दे वर्क टुगेदर विद अदर एल्डर फैमिली मेंबर्स, मतलब कि दूसरे जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ वो काम करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सही है जी। अपने मुश्किलात का हल निकालने के लिए, अपनी नहीं मगर खानदान की। एंड पास देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अगली जो जनरेशन आती है ना, बुजुर्ग के पास एक तरीका होता है सोचने का, उनको होता है कि वही तरीका वो आगे पास करें, तो इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं? दे वर्क टुगेदर। दे आर गुड रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स तो आप जानते ही होंगे कि मतलब वो एक ऐसे लोग हैं जिनको हम भी बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें। एंड आर लुक्ड अपॉन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस। अब इधर जरा देखना, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स एक अच्छी चीज है, प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस। मगर प्राइमरी सोर्स को जरा नोटिस करो, प्राइमरी सोर्स का यह मतलब होता है कि आपकी जो पहली जो जगह होती है ना, जहां से आप जरा जरा रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं, उसे उसे कहेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस। पहली जगह प्राइमरी सोर्स, पहली जगह प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस का मतलब रहनुमाई। तो जो बुजुर्ग हैं वो देखे जाते हैं एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस। अकॉर्डिंगली दे आर प्रोवाइडेड विद केयर एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। वही के इसी तरीके से, अकॉर्डिंगली का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंगली का क्या मतलब होता है? इसी तरीके से, इन द सेम वे भी आप कह सकते हो, इन द सेम वे या इसी तरीके से। आ, सही है जी। दे आर प्रोवाइडेड विद केयर, उनको जो है केयर भी हम देते हैं, उनको हम सपोर्ट भी देते हैं, उनकी हम रखवाली भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, उन्हें भी हम सपोर्ट देते हैं फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स, यानी उनके जो बुजुर्ग हैं उनको अपने फैमिली से ही फिर वही चीजें मिलती हैं, देखभाली और वो सारी चीजें। अच्छा जी।
The male members of the family, the male members of the family are generally considered to be the guardians. मतलब कि जो मर्द जो हजरात होते हैं एक खानदान के अंदर वो जनरली मतलब कि अक्सर तौर पर उन्हें क्या समझा जाता है, रखवाले पूरी पूरी खानदान के। एंड सिग्निफिकेंट रोल फॉर द फैमिली, मतलब कि वो अपनी फैमिली की जो 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 रखवाली होती है यानी वेलबींग जो होती है वो उसके अंदर एक बड़ा उम्दा किरदार क्या बोलते हैं अपनाते हैं। तो मतलब क्या होता है उम्दा किरदार, मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होते हैं। सिग्निफिकेंट रोल को भी मैं सर्कल कर दूं, ये एक ऐसा अल्फाज है जिसको आप अपनी राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं वैसे वैसे अल्फाज में जरा हाईलाइट करता हूँ हमेशा। द मेजर डिसीजंस इन द फैमिली आर टेकन बाय देम, क्या मतलब जी कि जो बड़े बड़े जो जो फैसले होते हैं खानदान के अंदर वो मर्द हज़रात लेते हैं। और उनके जो अल्फाज हैं वो क्या होते हैं, दे गो अनक्वेश्चनड। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये जरा बुरी भी बात होती है कि मर्द के जो लफ्ज होते हैं ना उनके ऊपर कोई ज्यादातर लोग तनकीद नहीं करते, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। दे गो अनक्वेश्चनड। तो अगेन इस चीज को आप जरा याद रख लें कि जब भी कोई चीज, जब भी जिसके अल्फाजों के ऊपर कोई आवाज नहीं उठ रहा उसे हम क्या कहते हैं कि दैट मैन्स वर्ड्स गो अनक्वेश्चनड। सही है, मर्द भी नहीं कभी कभार। अच्छा, देयर ड्रीम इज टू सपोर्ट देयर फैमिली मेंबर्स एंड वर्क फॉर देयर सोशल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। मतलब कि जो मर्द हजरात का जो ख्वाब होता है, देयर ड्रीम, देखा देयर मतलब किसकी बात हो रही है, मर्दों की, पिछले वाले सेंटेंस में चलेगा। इज टू सपोर्ट देयर फैमिली, उनके उनके फैमिली मेंबर्स की, और उनके सोशल और फाइनेंशियल वेलबींग। सोशल और फाइनेंशियल को अलग अलग क्यों किया है? सोशल का मतलब होता है जी आप अपने दूसरे लोगों के साथ, अपने अतराफ में जो लोग हैं, दोस्त हो गए, कजिन्स हो गए, वगैरह वगैरह, उनके साथ आप कैसे मिलते हैं। तो उनके साथ मिलने में क्या चीजें आ जाती हैं भाई, किस तरीके के कपड़े हैं, किस तरीके की यानी तोहफे हैं, वगैरह वगैरह। तो मर्द का ख्वाब होता है जी कि वो उस जगह पे भी यानी सोशल भी वेलबींग हो, मतलब कि दूसरों के आने जाने में भी जरा एक अच्छी वेलबींग हो, और फाइनेंशियल भी वेलबींग हो। फाइनेंशियल का क्या मतलब है, पैसे के हिसाब से भाई बैंक बैलेंस जो है वो अच्छा हो। When all male members work together and contribute इक्वली टू द फैमिली। इक्वली टू द फैमिली का क्या मतलब है, देखो पहले तो कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है अपना हिस्सा देना। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है अपना हिस्सा देना। इक्वली टू द फैमिली का क्या मतलब है, चार भाई हैं, चार भाई कमा रहे हैं, अब चारों के चारों भाई एक इक्वल नंबर देंगे, 25,000 देंगे टू द एंटायर फैमिली। बड़े होंगे हजरात जो भी उनको। तो क्या लिखा हुआ है, वेन ऑल मतलब जब सारे के सारे मर्द हजरात एक इक्वल अमाउंट देते हैं फैमिली को, तो तब फाइनेंशियल बर्डन जो है, जो कि एक बर्डन होता है ना हर इंसान के ऊपर फाइनेंसेस का कि भाई खर्चा करना है, वो खर्चा जो है उसका जो बोझ है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज्ड, मतलब कि बहुत कम हो जाता है। और जो एलिमेंट्स ऑफ जेलेसी एंड इविल ऑल्सो रिमेन अंडर कंट्रोल। क्या मतलब जी, कि जो जो जलन होती है और जो इविल का क्या मतलब है, बुराई जो होती है, वो काफी कंट्रोल में आ जाती है जब सारे के सारे लोग एक साथ पैसे, एक इक्वल पैसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना कि हाँ भाई वो एक भाई सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तीन भाई कम दे रहे हैं, तो वो बड़े भाई के खानदान बोलेंगे ओ जी नहीं हम तो बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, तीसरे दो पिछले तीन बोलेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत कम पैसे देते हैं, मगर तब भी वो बुराई आ जाती है, वगैरह वगैरह, वो वाली चीज। The family members are able to prosper and thrive together and thrive together। अब वापस जरा देख लो, हम अभी ऊपर कहां पर गए थे, हम अभी ऊपर ऊपर हम लोगों ने एक चीज जरा देखी थी, वो था कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स का भी वही मान है, ट्रेडिशन का भी वही मान है, सही है। यहां पर प्रॉस्पर एंड थ्राइव वैसा ही एक जुमला है। क्या जी, प्रॉस्पर का भी वही माने और थ्राइव का भी वही माने। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर अगर आप बहुत ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना तो आप बहुत प्रॉस्पर करेंगे, आप बहुत थ्राइव करेंगे, मेरा कहने का एक ही मतलब है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे आगे मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, बस वो है। फाइनल पैराग्राफ नहीं, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट में। इन जॉइंट फैमिली यूनिट्स ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर। सही है जी, ये तो हमें पता था। एंड शेयर जॉयज एंड सॉरोज विद ईच अदर, मतलब कि वो अपनी खुशी, जॉयस और सॉरोज मतलब कि अपनी जो उदासी भी है वो सारे के सारे क्या जी एक साथ ही शेयर करते हैं, वो सेट है with each other. The elders in the family set the tone by reaching out to their friends and community and teach their children the importance of doing the same। अब यहां पर जरा देखो, सही है,
जो औखा सा जो अल्फाज है ना वो क्या है, सेट द टोन। सेट द टोन वैसे तो आई थिंक आप सबको समझ आ जाना चाहिए। अगर आप एक पार्टी पर होते हो और जी बड़ा कोई आप लोग का दोस्त बड़ा एक स्लो गाना लगा देता है, तो जी यार उसने टोन जो है ना वो पार्टी की बड़ी वो कर दी, क्या कर दी, सैड कर दी। अगर वही वाला दोस्त जो है जी काफी एक अच्छा कोई अपबीट सा जरा गाना बनाता है, वो लगाता है जरा जिसके अंदर जी बड़ी कोई रैप सुनी है जो भी, तो जी बड़ा खुशहाल एक एटमॉस्फेयर हो गया, उसने टोन अलग सेट कर। इधर क्या हो रहा है, इधर ये कहा जा रहा है कि भाई जो बुजुर्ग होते हैं ना फैमिली के, वो भी टोन एक सेट करते हैं। क्या चीज, किस चीज की टोन सेट करते हैं जी? जब वो अपने अहबाब मतलब कि जब वो अपने दोस्त और अपनी कम्युनिटी मतलब कि अपने नेबर्स हो गए, अपने आसपास के लोगों को रीच आउट करते हैं। रीच आउट का क्या मतलब है, बुला लिया, उनके साथ चाय पानी ऐसी चीजें कर ली, तो वो भी एक टोन को सेट करते हैं। क्या जी कि अच्छा मेरे बच्चों तुम लोगों को भी यही करना है, तो वो क्या हो रहा है, एंड दे टीच देयर चिल्ड्रन, उन्हीं को सिखाते हैं कि जरूरत इस चीज की, इस चीज की जरूरत, किस चीज की जरूरत जी, अपने दोस्तों से मिलना, अपने अहबाब से मिलना। ऑल द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, all the female members of the family handle jointly handle jointly the household responsibilities। इधर तक पहले जरा रुकते हैं। हैंडल जॉइंटली का क्या मतलब है, एक साथ हैंडल करती हैं। एक जॉइंटली का मतलब एक साथ होता है ना, जॉइंट फैमिली भी एक साथ रहना। द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, खाना पकाना वगैरह वगैरह। एंड सपोर्ट ईच अदर इन द हाउस होल्ड चोर्स, और वो एक दूसरे को काफी सपोर्ट भी करती हैं यही वाले कामों में, किचन के हो गए वगैरह वगैरह। एज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर देयर कस्टडी, किसकी कस्टडी, अंडर हुज कस्टडी। देयर का मतलब क्या हो गया, विमेन, जो औरत जो होती है खानदान की। द एंटायर ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो डन बाय देम, क्या जी के क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो अक्सर वक्त अपनी जो औरतें होती हैं खानदान की उनके साथ बिताते हैं, तो जो बच्चों की जो परवरिश होती है वो भी वही करते हैं, मतलब ज्यादातर वही करते हैं, नहीं बल्कि पूरी वो करते हैं। क्या जी, दी एंटायर लिखा हुआ है ना, तो पूरी। विमेन कंसिडर देयर फैमिली, मतलब कि औरतें जो है अपनी फैमिली को क्या करती हैं, कंसिडर एज देयर एंटायर वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया जो होती है ना एक औरत की, वो उसका खानदान होती है। एंड जॉइंटली फुलफिल देयर फैमिली नीड्स एंड वांट्स, मतलब कि और वो खुद मिलकर, औरतें जो हैं वो अपने खानदान के साथ मिलकर उसी खानदान की जो जरूरियात होती हैं और जो ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरी करती हैं। अच्छा जी। एट द सेम टाइम द फैमिलीज इन पाकिस्तान, मतलब एट द सेम टाइम का क्या मतलब है, उसी वक्त the families in Pakistan never fail to look at children in the family as gifts from Allah subhanahu wa ta'ala। मतलब का क्या मतलब है जी कि एक तो ये कि औरतें जो हैं वो बच्चों की परवरिश करती हैं, सही है, वो तो समझ गए हम बात। एट द सेम टाइम एक ऐसा जुमला होता है, और इस चीज को जरा समझो। एट द सेम टाइम एक ऐसा जुमला होता है जो कि हमेशा वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर, जैसे आपने एक बात कर दी एक चीज के बारे में, अब आपको एक दूसरी बात करनी है उसी चीज के बारे में। इधर क्या हुआ था, इधर एक बात कर दी बच्चों के बारे में, क्या कर दी एक बात बच्चों के बारे में कि भाई बच्चे जो, बच्चों की जो परवरिश है वो कौन करते हैं, वो करती हैं, औरतें करती हैं ना, बच्चों की परवरिश औरतें करती हैं। सही है जी, ये हो गई पहली बात। अम फिर दूसरी बात भी आपको बच्चों के बारे में करनी है, तो आप क्या करते हो, एट द सेम टाइम पहले ठोकते हो, उधर अपने जुमले के पहले जो ना ये लगाते हो आप, एट द सेम टाइम द फैमिलीज इन पाकिस्तान नेवर फेल टू लुक एट चिल्ड्रन इन द फैमिली एज गिफ्ट्स फ्रॉम अल्लाह, मतलब कि बच्चे जो हैं वो क्या समझे जाते हैं, तोहफे समझे जाते हैं अल्लाह से। अच्छा जी, ऑल द एल्डर फैमिली मेंबर्स, मतलब कि सारे के सारे जो बुजुर्ग होते हैं खानदान में, वो किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन द बेसिक बिलीफ्स ऑफ रिलीजन, मतलब कि जो 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 ऊपर के जो लोग, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अपने मजहब की जो बेसिक बिलीफ्स हैं, मजहब की जो बेसिक जो चीजें हैं उनको उनके बारे में उन्हें बताएं। फैमिली वैल्यूज, customs and traditions are also transferred to children by their elders, and they are also taught to respect and honor their elders। फैमिली वैल्यूज का क्या मतलब है जी, वही यानी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली के नुकात, उस खानदान में जाती हैं, उसके बारे में एक नो हाउ, एक एक नॉलेज, उसे हम फैमिली वैल्यूज कहेंगे। उस खानदान में क्या चीजों की इज्जत की जाती है, क्या चीजें बुरी समझी जाती है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का क्या मतलब है, रिवाज। वो भी जो है वो बच्चों के अंदर किन से आती है, बड़ों से आती है, एल्डर्स मतलब बड़े। और बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट भी करनी है अपने एल्डर्स की और उनका ऑनर भी करना है। देखो अगेन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के अंदर हमने ये देखा, थ्राइव एंड प्रॉस्पर के अंदर हमने ये देखा,
अब हम रिस्पेक्ट एंड ऑनर के अंदर भी वही चीज देखेंगे। क्या देखेंगे जी? रिस्पेक्ट एंड ऑनर भी जो है वो एक ही चीज है। जरा कुछ समझो, इज्जत के ही बारे में बात हो रही है। तो अगेन इतना जुमलों के ऊपर, हर वर्ड के ऊपर ना जाए। द चिल्ड्रन वॉच देयर पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चे जो हैं वो अपने वालदेन को देखते हैं कि वो अपने वालदेन की क्या बोलते हैं टेक केयर कर रहे हैं। मैं अपनी अम्मी को देखता हूँ जो कि मेरी नानी की टेक केयर कर रही है। एंड ऑल्सो मेक वेल थॉट आउट डिसीजंस ओवर द इयर्स। क्या मतलब जी कि कौन कौन मेक करता है ये वाले डिसीजंस? बच्चे। वेल थॉट आउट का मतलब क्या होता है? वेल थॉट आउट का मतलब होता है सोचे समझे वाले डिसीजंस। ऐसे फैसले जिनके ऊपर आपने उन्हें वेल थॉट आउट कर लिया हो, यानी उनके बारे में काफी अच्छे से आपने सोच लिया हो कि उन डिसीजंस को हम कहते हैं। दिस रोल गाइड्स द चिल्ड्रन टू बी सपोर्टिव। ये जो रोल है, ये जो रोल है, किसका रोल है? ये है यानी पेरेंट्स का, जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स की टेक केयर करते हैं। हमेशा जो है ना, ये देखो ये क्या है, पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ये आया था ना पिछले वाले जुमले में। तो ये जो दिस रोल है ना, ये इसकी इस रोल के बारे में बात हो रही है। दिस रोल गाइड्स द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को जरा समझाते हैं ये वाले रोल्स कि वो सपोर्टिव हों और गुड डिसीजन मेकर्स, और वो अच्छे फैसले, सही फैसले ले सके। अमंग द चिल्ड्रन ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिलीज द मोरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर लेसर। क्या जी के जो उन बच्चों के बीच में, अमंग का मतलब क्या होता है? बीच में। तो अमंग द चिल्ड्रन ऑफ का मतलब है उन बच्चों के बीच में जिनके खानदान काफी मजबूत होते हैं, उनमें मोरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स कम होती हैं। मोरल एंड इमोशनल क्या होते हैं? मोरल होते हैं इखलाक के बारे में, जो मोरल यानी कि जहां पर काफी अच्छे खानदान होते हैं ना, वहां पर बच्चे बुरी चीजों में नहीं पड़ते। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स में नहीं पड़ते, वेपिंग में नहीं पड़ते, ये सारी जो चीजें आ जाती है। दूसरी चीज ये कि इमोशनल प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है जी? वो वाली प्रॉब्लम्स जिनके बारे में, यानी बच्चा जो है वो उदास हो गया, अम्मी अब्बू शायद जो है वो वेकेशन पर जा रहे हैं, तो एक इमोशनल मसला हो गया ना कि अम्मी अब्बू मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मगर नहीं जी, बड़ा खानदान है, दूसरे लोग हैं, खुश रखेंगे वो बच्चे को कोई एक हफ्ते के लिए, उसके बाद अम्मी अब्बू वापस आ जाएंगे वगैरह वगैरह। राइट? तो ये वाले तरीके के जो मसले ना, मोरल का क्या मतलब होता है? इखलाकी। इमोशनल का मतलब तो तुम सारे समझते होगे, वो यार यानी उदासी हो गई, खुशी हो गई वगैरह वगैरह। ये वाले जो मसले होते हैं ना, काफी कम होते हैं किन में? उन बच्चों के बीच में जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होती। सही है जी। दे टेंड टू गो ऑन टू हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दी फैमिलीज ऑफ देयर ओन, हैविंग लर्नड एग्जाम्पल फ्रॉम देयर एल्डर्स। इसका मतलब क्या है कि दे कौन है? दे कौन है? दे है ये बच्चे। ये बच्चे की बात होती है। दे टेंड टू गो ऑन टू हैव स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इन्हीं बच्चे जो हैं ये आगे जाकर खुद अपनी काफी मजबूत और तंदुरुस्त यानी खानदान बनाते हैं अपने खुद के। कैसे? हैविंग लर्नड एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी मिसालें अपने बड़ों से सीखी भी होती। आवर फैमिली वैल्यूज लुक टू अस ड्रीम लाइक, एंड वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर वी आर टाइड इनटू अ कोहेसिव होल ऑफ द फैमिली सिस्टम। सही है जी। इसका क्या मतलब है जी? इसका यह मतलब है हमारी फैमिली वैल्यूज, यानी हमारे जिस तरीके के खानदान होते हैं ना, वो हमें ड्रीम लाइक लगते हैं। ड्रीम लाइक का क्या मतलब है? हमें ख्वाबों की तरह लगते हैं। ड्रीम लाइक एक अच्छा अल्फाज है, याद कर लो वही। अगर तुम लोगों को किसी चीज की तारीफ करनी होगी, किसी की तारीफ करनी होगी, ड्रीम लाइक इस्तेमाल करना ना, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मतलब कि वही हम अल्लाह की शुक्रगुजार हैं कि हम क्या है, फॉर वी आर टाइड इनटू अ कोहेसिव होल ऑफ द फैमिली सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? टाइड इनटू का मतलब होता है हमें बांध दिया गया है। कोहेसिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका एक अच्छा जुड़ हो। जुड़ का क्या मतलब है? कोहेसिव, अगर मैं तुमसे बोलूँ कोहेसिव चीज, अगर आसान लफ्जों में मैं समझा दूं, एक चीज कोहेसिव तब होती है जब वो चीज अच्छे से एक साथ रहे और उस चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। तो जैसे एक अच्छा खानदान, कोहेसिव खानदान जो होता है उसके अंदर सारे जो लोग होते हैं वो आपस में एक साथ खुशहाली से रहते हैं और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसे कोहेसिव कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम जो है एक ऐसे खानदान में बंधे हुए हैं जिसे, जो कि जुड़ता घुलता मिलता बहुत अच्छे से है, और तोड़ना उसे बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स मतलब कि अक्सर बार, क्या जी, पॉवर्टी एंड अदर प्रॉब्लम्स हैपन टू ओवरशैडो सम ऑफ आवर फैमिली यूनिट्स। क्या जी कि कुछ बार, पॉवर्टी का क्या मतलब है? गुर्बत। और दूसरे मसाइल जो है वो ओवरशैडो कर देते हैं सम ऑफ आवर फैमिली यूनिट्स। ओवरशैडो का क्या मतलब होता है? एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। सही है जी।
और मैं इधर हूँ, और यहाँ पर है सूरज। मुझे सूरज की किरण मेरे ऊपर इसलिए नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि पत्थर जो है ना रोक रहा है। मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अंधेरे में हूँ। मैं इसको जो है ना मसलन इस्तेमाल किया गया है कि ओवर शैडो का क्या मतलब होता है, जब भी बुराई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना और हावी हो जाती है। हावी होने का मतलब होता है ओवर शैडो। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई कभी कभार गुर्बत और दूसरे मसाइल जो है ना वो हावी हो जाते हैं। हावी हो जाते हैं किसके ऊपर? हम कुछ फैमिलीज पर। यूनिट्स को छोड़ दो यार, वो एक ही चीज। बट बट का क्या मतलब है? वही कि मगर with the role of the state and education of the people, we can easily avoid these dangers. क्या जी? with the role of the state. स्टेट का क्या मतलब है कि um, विद द रोल का क्या मतलब होता है? विद द रोल का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास स्टेट होता है ना, स्टेट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह लो, सही है। मजहबी जमातें कह लो, यानी ये जो सारे ये है ना, हम कह सकते हैं स्टेट। एजुकेशन का क्या मतलब है जी? पढ़ाई। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे पास स्टेट रहेगा, जब तक हमारे पास एक अच्छी गवर्नमेंट रहेगी, जब तक हमारे पास अच्छे मजहबी लीडर्स रहेंगे, और जब तक हमारे पास क्या जी, जब तक हमारे पास एजुकेशन रहेगी, पढ़ाई रहेगी, तो हम लोग ऐसी चीजों को आसानी से इन सारी चीजों से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ये सारे डेंजर्स। तो इन्होंने क्या बोला कि नेवर द लेस का अगर मैं तुम लोग को समझाऊं ना आसान अल्फाजों में, यानी मतलब, तो इसका मतलब होता है मगर तब भी। नेवर द लेस का मतलब होता है मगर तब भी। मगर तब भी सच बिटर फिनोमिना आर रेयरली फाउंड। सच बिटर फिनोमिना, बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। फिनोमिना जो है ना, एक बहुत ही जो लग रहा होगा जी मतलब ऊपर का अल्फाज है। फिनोमिना का मतलब ये होता है कि कोई सी भी चीज जो होती है, सूरज किरण होता है, अम्मी से डांट पड़ती है, चाय खत्म हो जाती है, चाय बहुत ज्यादा आ जाती है, ये सारे के सारे फिनोमिना हैं। ये सारे के सारे फिनोमिना हैं, मतलब कि ये चीजें हैं जो होती हैं। इनको कहने का एक बहुत ही कोई आलीशान एक तरीका है। तो इनका क्या कहने का मतलब है कि भाई बेटर फिनोमेना जो होता है ना, मतलब कि ऐसी जो, कैसी, कि हावी हो जाती है ना, जब यानी गुर्बत जब हावी हो जाती है कुछ फैमिलीज पर, ये पॉवर्टी एंड अदर प्रॉब्लम्स हैपन टू ओवर शैडो सम ऑफ आवर फैमिली। सही है। तो ये जब हावी हो जाती है ना ये वाली चीजें, सही है, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो ये कि गवर्नमेंट होती है, मजहब होता है, पढ़ाई होती है, तो चीजों को रोक सकती है, मगर तब भी ऐसी कड़वी चीजें पाई जाती हैं। कितनी बार? रेयरली, मतलब कि बहुत कम बार पाई जाती हैं। बहुत कम बार ऐसी चीजें तब भी पाई जाती हैं, इनका ये कहने का मतलब। अब ये क्या? टर्सली इन पाकिस्तान, टर्सली इन पाकिस्तान, people absorb the traditional and cultural family values and they demonstrate respect and regard to their elders. आसान आसान अल्फाजों में समझाओ, क्योंकि आखिरी पैराग्राफ है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं जी वो क्या करते हैं? वो ट्रेडिशनल और कल्चरल एक ही बात हुई, ट्रेडिशनल कल्चरल एक ही चीज होती है। क्या होती है जी? रिवाजी। क्या होती है जी? जिस तरीके से हमारे पास चीजें होती हैं वगैरह वगैरह, उसकी जो लेसन होते हैं ना, जिस तरीके से हमारी फैमिलीज चलती हैं, उनको अपनाते हैं लोग। सही है। और वो क्या करते हैं? दे डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट, और वो इज्जत देते हैं, एंड रिगार्ड। वही रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड एक ही चीज होती है भाई, इज्जत होती है। सही है। इज्जत ही होती है, ये वही ये वाली चीज है जो हम लोगों ने अभी अभी देखी थी विद कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, थ्राइव एंड प्रॉस्पर। सही है। रिस्पेक्ट एंड ऑनर, वो यही है कि दो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब एक ही होता है, मगर एंड लगा के लगा देते हैं ताकि लंबी हो। सही है। रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू द एल्डर्स। पीपल्स मेन ऑब्जेक्टिव इज लिविंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर एंड सर्वाइविंग टुगेदर। लोगों का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है जी? साथ रहना, साथ उगना और सर्वाइव करना। हियर गिविंग फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट इज क्वाइट यूजुअल इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर आप अपना यानी सपोर्ट करना, फिजिकल हो गया मतलब कि किसी माजूर की मदद करना, या इमोशनल हो गया यानी किसी को उदासी से वापस खुश करना, उसके अंदर आप मदद करते रहते हो। ये काफी आम ही चीज है। इट इज अ यूजुअल इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। दिस लीड्स टू अ हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परिंग फैमिली। मतलब कि इससे एक खुश, तंदुरुस्त और एक अच्छी उगने वाली एक खानदान बनता है, जो कि बेनिफिट क्या करता है? द सोसाइटी एज अ होल, पूरा का पूरा मुआशरा इससे जो है जी वो बेनिफिट करता है। इट इज सेड दैट वन गुड फैमिली बिल्ड्स अ गुड कम्युनिटी। मतलब कि एक अच्छी फैमिली जो है वो क्या बिल्ड करती है? एक अच्छी सराउंडिंग, एक अच्छा इतराफ, एक अच्छा कम्युनिटी। एंड देन ऑल गुड कम्युनिटीज बिल्ड अ गुड सोसाइटी। सही है। मतलब कि एक अच्छी फैमिली है, सही है, एक गुड फैमिली है, वो क्या मेक करती है? वो मेक करती है एक गुड कम्युनिटी।
कम्युनिटी क्या होती है जी? जिसके अंदर बहुत सारी जो लोग होते हैं, अब वो आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। आपका मोहल्ला हो गया लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। और फिर गुड कम्युनिटीज जो है वो क्या बनाती हैं? एक गुड सोसाइटी। इनका ये कहने का मतलब। सही है जी। एंड एट द एंड ऑल गुड सोसाइटीज, एंड एट द एंड क्या बोला जा रहा है? ऑल गुड सोसाइटीज जॉइंटली मेक अ सक्सेसफुल नेशन। मतलब कि फिर सारे जुड़कर जो सारी की सारी ऑल गुड सोसाइटीज होती हैं वो क्या करती हैं? एक सक्सेसफुल नेशन बनाती हैं, एक बहुत ही तंदुरुस्त, एक बहुत ही सक्सेसफुल, अगेन बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही कामयाब जो एक मुल्क बनाती है। विद दैट हमारा पार्ट वन जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप के पार्ट टू के अंदर आप लोग ट्यून इन करेंगे, वेर वी कवर ग्लॉस।